Hello friends, welcome in Nursing Knowledge channel. आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग नॉलेज बाई गोविंद सर में। जैसे कि हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले ही आपके लिए लेके आ चुके हैं, उसमें हमने वादा किया था कि हम नर्सिंग टीचिंग के फील्ड में जीरो से पूरा टीचिंग का कोर्स करवाएंगे। उसके हिसाब से हम आज आ गए हैं आपके साथ एकेडमिक पार्ट लेके। अपन 7 दिन का शेड्यूल रहेगा और वो 7 दिन का शेड्यूल आपको पता चल गया होगा, और पता नहीं चला है तो हमारे फेसबुक लिंक पे जाके आप पता कर सकते हैं कि 7 दिन का अपना शेड्यूल क्या रहेगा। उस 7 दिन के शेड्यूल के हिसाब से आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट डे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से स्टार्ट करेंगे अपन MSN से। MSN का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टार्ट होती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं अपन, एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है। तो एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी सबने फर्स्ट ईयर से पढ़ा होगा। एनाटॉमी एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होती है। एनाटॉमी का मतलब होता है इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, इन विच स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी में क्या होता है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी में क्या करते हैं अपन, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये होती है एनाटॉमी की डेफिनेशन। इसके साथ साथ कौन सी चलती है, फिजियोलॉजी, और सेकंड क्या है, फिजियोलॉजी। फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दोनों साथ साथ होती है। तो फिजियोलॉजी क्या होती है, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। देन नेक्स्ट फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी की क्या डेफिनेशन होती है, इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें क्या होता है, इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। दोनों में डिफरेंस क्या है, मेनली एनाटॉमी में क्या करते हैं अपन, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, और फिजियोलॉजी में क्या करते हैं अपन, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये होती है अपनी एनाटॉमी, ये होती है फिजियोलॉजी। जब अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हर एक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ने से पहले अपन सिस्टम वाइज पढ़ेंगे। सिस्टम वाइज का मतलब होता है एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, और उसके बाद उसी की अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। तो एनाटॉमी क्या होती है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिजियोलॉजी क्या होती है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्या होती है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन। अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी। दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, ह्यूमन बॉडी। क्या चीज़ आ रही है, ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी क्या होती है, ह्यूमन बॉडी किससे मिलके बनी होती है, ह्यूमन बॉडी अपनी ह्यूमन बॉडी मिलके बनी होती है बहुत सारे के सिस्टम से। ह्यूमन बॉडी किससे मिलके बनी होती है, बहुत सारे के सिस्टम से। अलग अलग सिस्टम होते हैं अपनी बॉडी में, जैसे ये पूरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, हेमेटोलॉजी हो गया। तो ये सारे अलग अलग सिस्टम है, ये सारे अलग अलग सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम किससे मिलके बने होते हैं, ये सारे सिस्टम किससे मिलके बने होते हैं, अलग अलग ऑर्गन से। किससे मिलके बने होते हैं, अलग अलग ऑर्गन से। जैसे कि बात करें अपन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना होता है, माउथ हो गया, ओरल केविटी हो गई, इसोफेगस हो गया, इसोफेगस से नीचे स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या था, सिस्टम था। वो सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे ऑर्गन से, छोटे छोटे ऑर्गन से। ऑर्गन क्या क्या थे, ऑर्गन है जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम ले ले तो ऑर्गन है इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ, ओरल केविटी, इसोफेगस। ये सारे क्या हैं, ऑर्गन्स है। अब बात करें ऑर्गन्स, ये छोटे छोटे ऑर्गन्स किससे मिलके बने होते हैं, तो ऑर्गन्स, ये ऑर्गन किससे मिलके बने होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे टिश्यूज से मिलके बने होते हैं। क्या, ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन। ह्यूमन बॉडी किससे मिलके बनी होती है, सिस्टम से। सिस्टम किससे मिलके बने होते हैं, ऑर्गन से। ऑर्गन किससे मिलके बने होते हैं, टिश्यू से। ऑर्गन किससे मिलके बने होते हैं, टिश्यू से। बात करें टिश्यू, तो टिश्यू किससे मिलके बने होते हैं,
टिश्यू के सबसे मिलके बने होते हैं सेल से। किससे मिलके बने होते हैं? सेल से। जो टिश्यूज़ हैं वो सारे टिश्यूज़ किससे मिलके बने होते हैं? अपने सेल से मिलके बने होते हैं। तो अपन का फर्स्ट आज की क्लास स्टार्ट करनी थी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से, और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का मेन बेसिक क्या होता है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अपन ने जब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन डिस्कस की थी तब अपन ने देखा था कि एनाटॉमी की डेफिनेशन होती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपने पता होगा, नहीं भी पता तो आज अपन ने बता दी। फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या थी? इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो दोनों में जब अपन बात करते हैं तो दोनों में कॉमन क्या था? ह्यूमन बॉडी। फिर अपन ने बात किया कि ह्यूमन बॉडी किससे मिलके बनी होती है, तो ये अपनी ह्यूमन बॉडी किससे मिलके बनी होती है? अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग सिस्टम से मिलके बनी होती है। और अलग अलग सिस्टम, ये अलग अलग सिस्टम किससे मिलके बने होते हैं? अलग अलग ऑर्गन से। और अलग अलग ऑर्गन किससे मिलके बने होते हैं? अलग अलग टिश्यूज से। और अलग अलग टिश्यू किससे मिलके बने होते हैं? अलग अलग छोटी छोटी सेल से। तो अपन का मेन उद्देश्य ये था सब बताने का कि अगर आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और अगर आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट करनी है तो घूम फिर के सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा आपको कौन सा टॉपिक? सेल वाला। पहले ही वादा किया था अपन ने कि अपना फ्लो में कुछ भी नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप टॉपिक पढ़ेंगे अपन, क्योंकि बहुत टाइम है अपने पास। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, इतना जल्दी कोई वैकेंसी आने वाली है नहीं। तो अपना ये उद्देश्य रहेगा कि धीरे धीरे ही सही लेकिन बेसिक अपना फंडा पूरा क्लियर हो जाए, जिससे कि अपने को कुछ भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़े, कुछ भी लास्ट टाइम में करने की जरूरत नहीं पड़े। तो धीरे धीरे स्टार्ट करने में अपना फंडे में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टार्ट करनी थी आज की क्लास से। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहाँ से स्टार्ट होती है? बेसिक सी सेल से। तो आज का अपना टॉपिक आउट हो चुका है। आज का टॉपिक क्या है? सेल। आज का टॉपिक क्या रहेगा अपना? सेल टॉपिक से अपने को आज की क्लास स्टार्ट करनी है। सेल के बारे में आप सबको बहुत कुछ पता होगा क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट होते हैं मोस्टली, सबके सब नर्सिंग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं सब। और बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के अलावा भी अपन सेल टॉपिक कब से पढ़ते आ रहे हैं? 10th से साइंस में आपने अच्छे से पढ़ा होगा सेल यानी कोशिका। आपने अच्छे से सेल वाला टॉपिक डिस्कस किया होगा, 10th में किया होगा। 10th के बाद आपने 11th 12th में बायो में अच्छे से पढ़ा होगा सेल क्या होता है, कोशिका क्या होती है। उसके बाद भी आपने हो नहीं हो तो भी फर्स्ट ईयर में जब आप नए नए ग्रेजुएशन कोर्स में कॉलेज में गए होंगे तब आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में इंग्लिश मीडियम में ही सही सेल वाला टॉपिक पढ़ाया होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में नॉलेज भी होगी। लेकिन बात यह है कि सेल वाले टॉपिक में आपको नॉलेज तो बहुत सारी की होगी ऑलरेडी, लेकिन क्या आपको वो पता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है? सेल के बारे में आप 10 पेज लिख दोगे, थ्योरेटिकल 10 पेज लिख दोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सेल के बारे में। लेकिन बात वही आ जाती है कि सेल टॉपिक के बारे में नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या क्या आता है वो आपको पता है क्या? बहुत सारी की बुक्स में 10-10 पेज 20-20 पेज के बारे में टोरंटो वाली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब लाते हैं अपन फर्स्ट ईयर में, तो उसमें सेल के बारे में 20 पेज होंगे। लेकिन उस 20 पेज में से मेन मटेरियल निकाल के लाना कि उस 20 पेज में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से क्या क्या आने वाला है या क्या क्या आ सकता है वो अपन डिस्कस करेंगे। कौन से टॉपिक में? यहाँ डिस्कस करेंगे अपन। तो स्टार्ट करते हैं सेल वाले अपना फर्स्ट टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक सेल स्टार्ट करते हैं। सेल में अपन फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं सेल की डिस्कवरी कब हुई थी। क्या पढ़ेंगे अपन? सेल की डिस्कवरी कब हुई थी। सबको पता है सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? 1665 में। कब हुई थी सेल की डिस्कवरी? 1665 में। और सेल को डिस्कवर किसने किया था? पता है सबको? किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था सेल को डिस्कवर? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी लगता होगा आपको, बहुत सारे को पता भी होगा कि सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। अपन पहले ही वही चीज़ें पहले ही बोल दिया था अपन ने कि सेल का टॉपिक अपने को पहले ही पता होगा। लेकिन इस सेल के टॉपिक में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या क्या आने वाला है वो डिस्कस करने वाले हैं, या क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या है अपना
कि सेल है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में। डिस्कवरी के बाद बात करते हैं सेल वर्ड के इंट्रोडक्शन की, या सेल वर्ड के जो वर्ड है सेल, उसका मीनिंग क्या है? सेल वर्ड का मीनिंग क्या है? क्या मीनिंग है? सेल का मतलब क्या होता है? सेल। जो ये वर्ड सेल है, ये सेल मिलके, ये सेल वर्ड लिया गया है कौन सी लैंग्वेज से? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। और इस लैटिन लैंग्वेज में सेल का जो मीनिंग होता है, सेल वर्ड लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। जो लैटिन में कौन से वर्ड से लिया गया है? सेला वर्ड से। लैटिन सेला वर्ड से ये लिया गया है सेल वर्ड। और जो लैटिन में सेला वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल रूम्स। स्मॉल रूम्स, कुछ मतलब समझ में आया? स्मॉल रूम्स। स्मॉल रूम्स क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी बहुत बड़ा घर हो गया, अब बहुत बड़े बिल्डिंग हो गई। इस बहुत बड़े बिल्डिंग में अलग अलग फ्लैट सिस्टम हो गए, अलग अलग सिस्टम में भी बहुत बड़े रूम। ऑर्गन हो गए, ऑर्गन से भी छोटी क्या हो गए? टिश्यूज हो गए, टिश्यूज में भी छोटे सबसे क्या है? स्मॉल रूम्स। तो स्मॉल छोटे छोटे रूम से मिलके बनी होती है, या स्मॉल रूम से बनी होती है अपनी पूरी बॉडी, या सेल से छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है अपनी बॉडी। अब बात करते हैं सेल की डेफिनेशन की। तो क्या डेफिनेशन होती है? क्या डेफिनेशन होती है सेल की? सबको पता होगा। सेल की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। याद करो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था अपन ने? एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। कहाँ पे? एनाटॉमी में। फिजियोलॉजी में क्या पढ़ी थी? इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो एक में स्ट्रक्चर पढ़ा था, एक में फंक्शन पढ़ा था, लेकिन दोनों में ओवरऑल कहाँ चले गए थे अपन? ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? अलग अलग सिस्टम से। अलग अलग सिस्टम किससे मिलकर बने होते हैं? अलग अलग ऑर्गन से। और अलग अलग ऑर्गन किससे मिलकर बने होते हैं? अलग अलग टिश्यूज से। अलग अलग टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं? अलग अलग सेल से। तो सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या हो गया? सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। आगे बढ़ते हैं अपन। डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। मीनिंग क्या है? सेल वर्ड लैटिन लैंग्वेज के सेला वर्ड से लिया गया है। सेला वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल रूम। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होती है? इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। आगे बढ़ते हैं अपन। डिस्कवरी, मीनिंग और डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट चीज है, एक वर्ड आपने सुना होगा, जो वर्ड है वो है साइटोलॉजी। क्या वर्ड है? साइटोलॉजी। क्या मीनिंग होता है साइटोलॉजी का? सुना है कभी? लॉजी वर्ड का मीनिंग आपको पहले से ही पता होगा। लॉजी यानी क्या होता है? स्टडी। साइटो यानी क्या होता है? साइटो जो वर्ड है अपन यूज करेंगे साइटो वर्ड किसके लिए? साइटो वर्ड यूज करेंगे अपन सेल के लिए। तो साइटोलॉजी, इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी ऑफ, लॉजी यानी स्टडी हो गया, तो इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी ऑफ सेल। सेल की जहाँ पर अपन स्टडी करते हैं, माइक्रो स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को अपन बोलते हैं, मेडिकल साइंस की ब्रांच को साइटोलॉजी। इंपॉर्टेंट वर्ड है, छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये। वर्ड्स लगभग आपको पता भी होंगे, लेकिन बात ये है कि ये वर्ड आपको एग्जाम्स टाइम पे याद रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आप जिसको बहुत अच्छे से पता है उनका रिवाइज हो जाएगा, और जिनको नहीं पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन पॉइंट्स का क्या मतलब होता है, वो भी सीख जाएंगे। तो डिस्कवरी हो गई, मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गई, और साइटोलॉजी वर्ड का मीनिंग भी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ना है अपने को? सेल की स्ट्रक्चर। सेल की स्ट्रक्चर। सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? याद आ रहा है सबको? नर्सिंग का फर्स्ट ईयर, या आपकी नर्सिंग का फर्स्ट ईयर किसी को कॉलेज में याद आए नहीं आए तो भी ये तो याद आ रहा होगा। 11th 12th बायो, सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती थी? सेल की स्ट्रक्चर ऐसी पढ़ी होगी आपने। सेल की स्ट्रक्चर, सेल की स्ट्रक्चर में क्या होता है? सबसे आउटर, ये क्या है? सबसे आउटर क्या है? सेल आउटर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन,
सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सेल से अंदर वाले पार्ट को अपन, ये क्या है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा क्या होता है सेल के अंदर? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। उसके बाद सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा भी एक फ्लूइड मीडियम होता है और छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जैसे कि सेंट्रल वैक्यूल्स हो गया। क्या है? सेंट्रल वैक्यूल्स। नाम सुना हुआ है? नहीं सुना हुआ तो आज सुन लो और इसका मीनिंग भी आज पता चल जाएगा। सेंट्रल वैक्यूल्स है। इसके अलावा और क्या होता है सेल में? राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। गोल्जी क्या होते हैं? गोल्जी एपरेटस होते हैं। तो सेल की बेसिक स्ट्रक्चर ये होती है। सबसे आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जो बहुत सारा का पोर्शंस होता है, उस पोर्शन को क्या बोलते हैं अपन? सारे पोर्शन को, इन सबको मिला के, ये सारे ऑर्गेनेल्स, ये फ्लूइड मीडियम, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं अपन? एक वर्ड पता होगा आपको, उसको बोलते हैं अपन साइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। साइटो यानी अगेन साइटो वर्ड का मीनिंग पहले ही बताया मैंने, किससे रिलेटेड होगा साइटो वर्ड? सेल से। और प्लाज्मा वर्ड का मीनिंग होता है फ्लूइड मीडियम। क्या होता है? फ्लूइड मीडियम, जिसमें छोटे छोटे अलग अलग सॉलिड कंटेंट होते हैं। तो ये सेल की स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे अपन। सेल की स्ट्रक्चर में सबसे आउटर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनेल्स, छोटे छोटे सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं। उनमें भी सबसे बड़ा से एक सेलुलर ऑर्गेनेल्स होता है, वो होता है न्यूक्लियस। और आउटर स्ट्रक्चर होती है सेल मेम्ब्रेन हो गई, अंदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स हो गए, और एक फ्लूइड मीडियम हो गया। सेलुलर ऑर्गेनेल्स और फ्लूइड मीडियम दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। तो ये बात होती है स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। तो अलग अलग वर्ड्स आ गए यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन आ गया, साइटोप्लाज्मा आ गया, अलग अलग बहुत सारे के अपन सेल्स के ऑर्गेनेल्स का नाम भी लिख दिया। तो ये इन सबको अपने को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। ब्रॉड वे में पढ़ सकते हैं, एक एक वर्ड्स का बहुत बड़ा बड़ा मीनिंग होता है, एक एक पेज पर पढ़ सकते हैं अपन, लेकिन अपने को वहाँ नहीं जाना है। बात वही आ जाती है कि इन अलग अलग ऑर्गेनेल्स में से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं वो क्या क्या हैं। तो जो सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन, वो सेल की स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कौन से दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे अपन सेल की स्ट्रक्चर को? फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे अपन सेल की जो आउटर स्ट्रक्चर है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ेंगे अपन? सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। उसके बाद देखेंगे अपन सेलुलर ऑर्गेनेल्स या साइटोप्लाज्मा क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिस्कस करना है अपने को? क्या डिस्कस करना है? सेल की सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं अपन। क्या डिस्कस कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। और सेल की स्ट्रक्चर को किन किन हेडिंग में पढ़ना है अपने को? सेल की स्ट्रक्चर को दो हेडिंग में पढ़ना है। फर्स्ट हेडिंग रहेगी अपनी क्या? फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगी? फर्स्ट हेडिंग रहेगी सेल मेम्ब्रेन। क्या हेडिंग रहेगी? सेल मेम्ब्रेन। और सेकंड हेडिंग क्या रहेगी? साइटोप्लाज्मा। क्या रहेगी? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा का मोटा मोटा मीनिंग पहले ही बता चुके हैं, इसके अलावा भी ब्रॉड वे में अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें स्ट्रक्चर ऑफ सेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को स्टार्ट क्या करना है? अपने को स्टार्ट करना है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन सेल्स की जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? सेल मेम्ब्रेन। सेल की जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। किससे मिलके बनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है, या सेल मेम्ब्रेन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन सा कंटेंट होता है? तो सेल मेम्ब्रेन मिलके बनी होती है तीन चीज़ों से। किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन मिलके बनी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन से। किससे मिलके बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? हाईएस्ट अमाउंट में प्रोटीन। सेकेंड कंटेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, वो होता है क्या? फैट।
फर्स्ट कंटेंट क्या होता है? प्रोटीन। सेकंड कंटेंट क्या होता है? फैट। थर्ड कंटेंट क्या होता है इसमें? कार्बोहाइड्रेट। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन मिलकर बनी होती है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट से। किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। और सबसे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है, किससे मिलकर बनी होती है? तो तीनों चीज़ों से मिलकर बनी होती है। लेकिन क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि सेल मेम्ब्रेन में हाईएस्ट क्वांटिटी में कौन सा कंटेंट होता है, तो उस हाईएस्ट क्वांटिटी की बात करें तो स्ट्रक्चर इसी वाइज होगा। हाईएस्ट क्वांटिटी में होता है सबसे पहला प्रोटीन। प्रोटीन कितना होता है? प्रोटीन होता है कितना प्रोटीन होता है? 55%। जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन 55% प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और अप्रॉक्स 40% किससे मिलकर बनी होती है? फैट से। कितना हो गया जोड़ो? 55 और 40 95%। बचा कितना? 5%। 5% किससे मिलकर बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलकर बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट से। जो फैट होता है, फैट और प्रोटीन सबसे हाईएस्ट अमाउंट में होता है। और वो हाईएस्ट अमाउंट में कौन सा प्रोटीन होता है? किसी को कोई आइडिया? वो प्रोटीन होता है लाइपोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? लाइपोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? लाइपोप्रोटीन होता है। और फैट है, वो फैट कौन सा फैट होता है? फोस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड फैट होता है? फोस्फोलिपिड। कौन सा प्रोटीन होता है? लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। और फैट है, वो फैट कौन सा होता है? फोस्फोलिपिड। तो ये सेल मेम्ब्रेन है हो गई। सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अगेन किससे मिलकर बनी होती है? तो ये मिलकर बनी होती है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन है। नेक्स्ट चीज वो डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बता देता हूं मैं। सेल मेम्ब्रेन इज ए। क्या क्वेश्चन आ गया? सेल मेम्ब्रेन इज ए। ऑप्शंस आपको मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे ऑप्शंस? सेल मेम्ब्रेन इज ए। क्या क्वेश्चन आ गया? सेल मेम्ब्रेन इज ए। कितनी ही थ्योरी पढ़ लें, अपना मेन उद्देश्य क्या रहेगा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरी तो आते ही नहीं है, आते क्या है? आफ्टर ऑल क्वेश्चंस। तो सेल मेम्ब्रेन इज ए। ऑप्शंस आपको मिल जाए, फुल्ली परमिएबल। क्या? फुल्ली परमिएबल। सेकंड, सेलेक्टिव परमिएबल। क्या? सेलेक्टिव परमिएबल। थर्ड, नॉट परमिएबल। थर्ड क्या है? नॉट परमिएबल। फोर्थ क्या है? नन ऑफ द अबव। क्या है? नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? फुल्ली परमिएबल होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है, नॉट परमिएबल होती है, या इन तीनों ऊपर दिए गए ऑप्शन में से कुछ नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? अच्छा, परमिएबल वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है? परमिएबल वर्ड का मीनिंग होता है जो सेल है आपकी, उस सेल के अंदर जो अंदर का कंटेंट है, वो अंदर के कंटेंट का बाहर आना, बाहर के कंटेंट का अंदर जाना। वो क्या सारे कंटेंट अंदर बाहर हो सकता है, या कुछ? इस फुल्ली परमिएबल का क्या मतलब है? सारा कंटेंट अंदर बाहर होना। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब है कुछ कंटेंट अंदर जा सकता है, कुछ कंटेंट सेलेक्टिवली बाहर जा सकता है। या नॉट परमिएबल, ना सेल के अंदर कुछ जा सकता है, ना सेल के बाहर कुछ जा सकता है। तो कौन सा होगा? सेल मेम्ब्रेन इज ए सेलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल। क्या होती है सेल मेम्ब्रेन? सेलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि जो स्पेसिफिक कुछ कंटेंट है वो अंदर आ सकते हैं और कुछ कंटेंट वहां से बाहर जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल। दोनों वर्ड सेम है, कंफ्यूज ना हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को रटा हुआ रहता है कि सेल मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमिएबल, लेकिन अगर ऑप्शन में सेलेक्टिव परमिएबल आ जाए तो भी आपको वही चूज करना है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ ली अपन ने? सेल मेम्ब्रेन के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि इट इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। नेक्स्ट, वो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, और उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रोटीन होता है 55%। उसके बाद नेक्स्ट चीज डिस्कस क्या कर लिया अपन ने?
सेल मेम्ब्रेन इज ए सेलेक्टिव परमेबल और सेमी परमेबल। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन? तो सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो फंक्शंस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या होते हैं डिस्कस करते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन का फर्स्ट फंक्शन होता है वो होता है, जो बात कर ली अपन ने, सेमी परमेबल और सेलेक्टिव परमेबल। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, डिसाइड करती है कि कौन सा कंटेंट डिसाइड एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कंटेंट। क्या करती है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि कौन से कंटेंट को अंदर लाना है, कौन से कंटेंट को बाहर ले जाना है। ये भी फंक्शन किसका है? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया। दूसरा जो फंक्शन वो भी डिस्कस कर चुके हैं, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होती है सेल की। तो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? आज भी आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? जो सबसे बाहर रहता है क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है किसका? सेल का। सेल के अंदर जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं उसका प्रोटेक्शन करती है। इसके अलावा क्या करती है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन करती है सेल्स को शेप देने का काम। क्या करती है? टू प्रोवाइड शेप टू द सेल। प्रोवाइड शेप टू द सेल। जो सेल है वो सेल किस शेप में रहेगी वो डिसाइड कौन करता है? सेल के बाहर की सेल मेम्ब्रेन। याद रखना, प्रोवाइड, सेल को शेप प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद में एक चीज इंपॉर्टेंट चीज और आएगी कि सेल को शेप को मेंटेन कौन करता? ये तो शेप प्रोवाइड कर देती है, लेकिन यही शेप रहेगा, ये शेप मेंटेन कौन करता है वो अलग आएगा। तो इसमें एक चीज याद रखना, प्रोवाइड शेप टू द सेल। इंपॉर्टेंट चीजें है, छोटी छोटी चीजें एग्जाम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक थोड़ा सा नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो छोटी छोटी चीजें आपको ख्याल रखना है कि सेल को शेप प्रोवाइड कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन। जबकि सेल का शेप मेंटेन कौन करती है वो अपना आगे आएगा। तो अभी के लिए यही चीज है। तो तीन की फंक्शन हो गए सेल मेम्ब्रेन के, ये तीनों फंक्शंस हो गए। सेल मेम्ब्रेन को 1 मिनट के अंदर रिव्यू करें अपन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। किस किस चीजों से मिलकर बनी होती है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। सबसे हाईएस्ट अमाउंट में कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन कौन सा? लाइपोप्रोटीन। नेक्स्ट 55% होता है प्रोटीन। फैट में कौन सा होता है? फोस्फोलिपिड। कितना होता है? 40%। सबसे कम अमाउंट में क्या होता है या नहीं के बराबर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ये कंटेंट हो गए। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमेबल और सेलेक्टिव परमेबल। इस स्टेटमेंट को याद कर लो अच्छे से। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन डिस्कस किए थे अपन ने। सेल मेम्ब्रेन के 3 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेल का प्रोटेक्शन करती है अंदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स का। सेकंड क्या करती है? सेल को शेप प्रोवाइड करती है। और थर्ड क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल के अंदर जो कंटेंट आ रहा है और वो जा रहा है, तो कौन आ सकता है कौन जा सकता है वो भी कौन डिसाइड करती है? सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। तो सेल की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, सेल की स्ट्रक्चर पढ़ने का तरीका क्या था अपना कि सेल की स्ट्रक्चर को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सेल की स्ट्रक्चर को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे अपन सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद पढ़ेंगे अपन सेल के अंदर का कंटेंट। सेल के अंदर का कंटेंट, सेल का फंक्शन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे अपन। स्ट्रक्चर में 2 चीज थी, सबसे बाहर वाली पढ़ ली अपन ने। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है अंदर वाला वो देखते हैं अपन। क्या? साइटोप्लाज्मा। सेल के अंदर का कंटेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। तो चलो साइटोप्लाज्मा में क्या हो गया, डेफिनेशन बताओ साइटोप्लाज्मा की। क्या हो गया साइटोप्लाज्मा? क्या होता है साइटोप्लाज्मा? बताया अपन ने अभी। साइटोप्लाज्मा क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर का सारा कंटेंट क्या होता है? साइटोप्लाज्मा होता है। तो साइटोप्लाज्मा की बहुत अच्छी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन, और वो डेफिनेशन एग्जाम में बहुत बार आई हुई है। साइटोप्लाज्मा के साथ साथ कुछ और वर्ड्स हैं इससे मिलते जुलते ही, वो वर्ड्स भी आपको याद करने हैं, क्योंकि ऑप्शंस में अप्रोक्स बहुत सारे वर्ड्स ही आएंगे। कौन कौन सा? जैसे साइटोप्लाज्मा, नेक्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्मा। क्या? साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा, और एक और वर्ड है क्या? साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा, और नेक्स्ट वर्ड है साइटोसोल।
तो ये तीनों वर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और चारों वर्ड, और ये चारों वर्ड अप्रोक्सीमेटली आपको सेम भी लग रहे होंगे। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक तो प्रेशर में ये छोटे छोटे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोप्लाज्मा पढ़ने के लिए आपको एक बार वापस से सेल की स्ट्रक्चर पर लेकर चलता हूं मैं। सेल की स्ट्रक्चर में अपन ने देखा था कि जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके अंदर बड़ा सा एक सेलुलर ऑर्गेनेल्स होता है। उस सेलुलर ऑर्गेनेल्स को अपन ने बोला था क्या? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अलावा अलग अलग कंटेंट, अलग अलग फ्लूइड मीडियम होता है बहुत सारे का। फ्लूइड मीडियम के अलावा भी उसमें और क्या था? फ्लूइड मीडियम के अलावा और क्या था? फ्लूइड मीडियम के अलावा छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स थे। छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स की बात करें तो जैसे कि एक ऑर्गेनेल्स था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक ऑर्गेनेल्स था माइटोकॉन्ड्रिया, सब नाम सुने होंगे आपने। और इन सारे के सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में अभी अपन डिस्कस भी करेंगे। तो न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके अलावा सेंट्रल वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रियोल्स हो गया। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे वर्ड अपन अभी एक एक लेके डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, सेंट्रियोल्स हो गया, सेंट्रल वैक्यूल्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसके अलावा और क्या होता है? राइबोसोम हो गया। इसके अलावा और क्या होता है? गोल्जी एपरेटस हो गया। ये सारे कंटेंट क्या होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। तो बात कर रहे थे अपन साइटोप्लाज्मा क्या होता है। तो साइटोप्लाज्मा क्या होता है? इट इज ए फ्लूइड मीडियम। इट इज ए फ्लूइड मीडियम बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की आउटर स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? न्यूक्लियस की आउटर स्ट्रक्चर कहलाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल्स न्यूक्लियस की आउटर स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो सारा कंटेंट है, इंक्लूडिंग फ्लूइड मीडियम और ये सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स, इन सबको मिला के अपन क्या बोलेंगे एक वर्ड में? साइटोप्लाज्मा। तो डेफिनेशन क्या होगी साइटोप्लाज्मा की? इट इज ए फ्लूइड मीडियम बिटवीन, इट इज ए फ्लूइड मीडियम बिटवीन सेल मेम्ब्रेन, इट इज ए फ्लूइड मीडियम बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो सारा कंटेंट है उसको क्या बोलते हैं अपन? साइटोप्लाज्मा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अपन, वो है नेक्स्ट वर्ड जो है वो है न्यूक्लियोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा आ गया समझ में? इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का सारा कंटेंट साइटोप्लाज्मा कहलाता है। बात करें अपन न्यूक्लियोप्लाज्मा, कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है जो न्यूक्लियस है, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की आउटर स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, और न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, उसको अपन नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। तो जो न्यूक्लियो मेम्ब्रेन है, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस के बीच का जो भी फ्लूइड मीडियम है, उस फ्लूइड मीडियम को क्या बोलेंगे अपन? उस फ्लूइड मीडियम को बोलेंगे अपन न्यूक्लियोप्लाज्मा।